गरीब सास की पेटू बहू। चंदा की शादी चमन से हो जाती है, जिसके बाद चंदा शादी करके चमन के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के बाद चंदा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और उन्हें पूरी तरह संभाल भी लेती है और घर के सभी सदस्यों की देखभाल भी अच्छे से करती है। चंदा का स्वभाव देखकर उसकी सास पार्वती उससे बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से कहती है, अरे बहनों, जब से मैंने अपने बेटे चमन की शादी चंदा से की है, चंदा इतनी अच्छी बहू है कि मैं क्या बताऊं। जानते हो, हर एक चीज में बचत भी बहुत अच्छे से करती है। घर को किस प्रकार चलाना चाहिए ये तो मेरी बहू चंदा से सीखो। अरे वाह पार्वती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारी गरीबी को समझकर तो चलती है। मेरी बहू से तो दिन भर टीवी दिखवा लो या फिर उससे आराम करवा लो, बस यही कर सकती है। इसके अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं। सभी अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां करने लगती हैं। पार्वती को अपनी बहू की तारीफ करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद रात के समय चंदा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की। इसे जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, फिर इसे बैठकर आराम से खाऊंगी। चंदा बिरयानी गर्म करके खाने लगती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन चंदा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसकी सास पार्वती उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे चंदा, तुम खाना क्यों बना रही हो? कल रात की ढेर सारी बिरयानी फ्रिज में रखी है, उसे ही गर्म कर लो। अरे माँ जी, फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं है, मैंने सुबह ही देखा है। अरे बहू, ठीक से देख, फ्रिज में वहीं कहीं बिरयानी रखी होगी। पार्वती खुद ही फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसे फ्रिज के अंदर बिरयानी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी बिरयानी आखिर गायब कहाँ हो गई? चंदा चुपचाप खाना बनाती रहती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद पार्वती वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई बार किचन से रात का बचा हुआ खाना गायब हो जाता है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रात के समय चमन खाना खाने के लिए उठता होगा और खाना खाकर सो जाता होगा। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। पार्वती उस दिन रात के समय सोती नहीं है। जैसे ही रात के समय पार्वती को किचन से हलचल महसूस होती है, वो तुरंत किचन में जाकर देखने लगती है। आज तो मैं इस चमन के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी। रोज रोज रात के समय किचन से सारा खाना खा जाता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो पैसों की बचत कैसे होगी? ये सोचकर पार्वती जैसे ही किचन का दरवाजा खोलती है, उसे किचन के अंदर उसकी बहू चंदा खाना खाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही पार्वती अपने मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो पेटूली निकली। हे भगवान, खाना खाते समय तो ये बिल्कुल हपसन लग रही है। कुछ देर पार्वती चंदा को खाना खाते हुए देखती रहती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा रसोई में खाना बना रही थी। उस समय भी उसके दिमाग में खाने के बारे में ही चल रहा होता है। आज तो मैं बहुत सारी चिकन करी बनाऊंगी, बहुत दिनों से चिकन करी खाने का मन कर रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पार्वती किचन में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या बना रही हो आज? माँ जी, अभी तो मैं नाश्ते के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि दोपहर में चिकन करी बना लूं। अच्छा, चिकन करी, ठीक है। आज तुम जो मन करे ना वही बना लो। ऐसा कहकर पार्वती चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद चंदा खुशी खुशी सबके लिए नाश्ता बनाकर दोपहर के समय चिकन कड़ी बनाना शुरू कर देती है। चंदा अपने आप 3 किलो चिकन लेकर आती है और उससे चिकन कड़ी बनाती है। जैसे चिकन कड़ी बन जाती है, कमला चिकन कड़ी की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खुशबू है। पेट में तो बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद पेट भर के खाऊंगी। ऐसा सोचकर चंदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी।
मेरी चिंता मत कीजिए। चंदा वहां खड़ी हुई सबको चिकन कड़ी परोसती है, जिसके बाद जब सब लोग कड़ी चिकन खा लेते हैं तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सबके खाने के बाद चंदा एक बड़ी सी थाली में अपने लिए चिकन कड़ी परोसती है और सीधा अपने कमरे में ले जाती है। बस बस, बहुत हुआ इंतजार, अब तो मैं चिकन करी खा कर ही रहूंगी। चंदा तुरंत चिकन कड़ी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो पूरी थाली चट कर जाती है, लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद चंदा के पेट में गुड़ की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं खाने से पहले फ्रेश होने गई थी, लेकिन अब दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, लगता है ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। ऐसा सोचकर चंदा दोबारा से फ्रेश होने जाती है। जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है कि तभी उसके पेट में दोबारा से गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से चंदा को दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही 5 मिनट में चंदा 5 बार टॉयलेट के चक्कर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट, ओहो, मेरा पेट तो बहुत ही बुरी तरह से गुड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूं? चंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती उसे चुपचाप देख रही थी, जिसके बाद पार्वती अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक तो हम लोग गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है जितना मेरी बहू खाना खाती है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, लेकिन मुझे माफ कर देना। ये सब इसको सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसा सोचकर पार्वती थोड़ी देर चुपचाप चंदा को देखती रहती है। जिसके बाद कुछ देर में ही पार्वती चंदा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई परेशानी है क्या? चंदा को ना चाहते हुए भी पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। जिसके बाद पार्वती उसके बाद सुनते ही उससे कहती है, यही तो बात है। अरे अगर हद से ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो ही जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा पेट डाइजेस्ट कर सके। इतनी चटोरी जुबान की वजह से आज तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे दवाई लेकर आती है और चंदा को दे देती है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही चंदा ठीक हो जाती है और अपनी सास पार्वती से कहती है, आज मुझे पता चला कि ज्यादा खाने की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी। चंदा की बातें सुनकर पार्वती अपने मन ही मन सोचती है, क्या बात है, मेरे जमाल घोटा ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया। आखिरकार मेरी बहू को आटे दाल की कीमत पता चल गई। अब बहू को समझ आ जाएगा कि खाना हमेशा लिमिट से ही खाना चाहिए। पार्वती ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखकर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बार बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। गर्भवती बहू को बचाने वाली गाय। अरे गोरी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ खाती ही नहीं हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। योगिता चारा उठाती है और अपनी प्यारी गाय गोरी को खिलाने लगती है। योगिता अपनी गाय से बहुत प्यार करती है। पता है गोरी, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जो मुझे समझे। मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है। पता है तुम्हें, आज मैं बहुत उदास हूँ। दरअसल पिताजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। योगिता को ये सब बातें अपनी गाय गौरी से करते हुए उसका पिता सुन लेता है। जिसके बाद उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता, लेकिन हर बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। माँ के जाने के बाद आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी, और गोरी ने मुझे किसी दोस्त का सहारा लेने नहीं दिया। आप दोनों मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो, इसलिए पिताजी आप दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो, बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए उन्हें समय रहते शादी करके विदा करना बहुत जरूरी होता है। और फिर तुम्हारी शादी के बाद मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और तुम्हारी खबर भी लेता रहूंगा। ठीक है पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओहो, चलो ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? पिताजी, मेरी शादी के बाद मैं अपनी गोरी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी।
ठीक है बेटी, तुम अपनी गौरी को अपने साथ ले जाना। दामोदर ये कहकर वहां से गौरी का दूध उठाता है और उसे बेचने के लिए गांव में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर रोज दामोदर अपनी बेटी योगिता के लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढता ही रहता है। एक दिन एक पंडित दामोदर के पास आता है और उससे कहता है, अरे दामोदर भैया, मैं तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता लेकर आया हूँ कि तुम्हारे खानदान में ऐसा रिश्ता कहीं भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे रिश्ते के बारे में सब कुछ बताओ पंडित जी। पंडित दामोदर को लड़के और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद दामोदर रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में दामोदर अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा कर देता है। शादी के कुछ ही दिनों में योगिता घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है। वहीं अपने साथ साथ अपनी गौरी को भी साथ लेकर आती है। एक दिन रात के समय वो अपनी गौरी को चारा दे रही होती है। ये ले गौरी, अपना चारा खा ले, अगले दिन तुझे दूध भी देना है। गौरी चारा खाने लगती है कि तभी उसके पति रॉकी की कार आती है, जिसमें रॉकी के साथ एक लड़की बैठी होती है। रॉकी उस लड़की को किस करता है, जिसके बाद वो कार से उतरकर अंदर चला जाता है। ये सब योगिता बाहर बैठे हुए देख लेती है और रोते हुए अपनी सास ममता के कमरे में जाती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुझसे सवेरे होने का इंतजार भी नहीं हुआ। योगिता अपनी सास को उनके बेटे के चाल चलन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ममता कहती है, ओहो, इतनी सी बात पर तू परेशान हो रही है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है। जाकर सो जा, वह लड़की शायद उसके ऑफिस की ही होगी। योगिता अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रॉकी उससे प्यार करने का नाटक करता है और लाइट बंद करके उसके साथ सो जाता है। ऐसे ही योगिता कई बार अलग अलग लड़कियों को अपने पति के साथ देख लेती है। एक दिन योगिता घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से उल्टियां आ जाती हैं, जिसके बाद योगिता तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, वो उससे कहते हैं, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हो। ये सुनकर योगिता बहुत खुश होती है और वो ये बात सबसे पहले अपनी सास ममता और रॉकी को बताती है। योगिता के गर्भवती होने की खबर सुनते ही रॉकी और ममता दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ममता कहती है, योगिता बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। योगिता पानी लेने के लिए चली जाती है, जिसके बाद ही ममता रॉकी से कहती है, अरे ये क्या किया तूने? तू जानता है ना, हम योगिता को इस घर में केवल नौकरानी की हैसियत से लेकर आए थे और तूने उसके साथ गुलचर्रे उड़ा दिए। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, मैं उस वक्त नशे की हालत में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझसे भूल हो गई। यह सब योगिता कमरे के बाहर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वो रोती हुई अपनी गौरी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ गौरी? आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? अब तो मैं अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने मायके से विदा होने के बाद बेटी की ससुराल से सीधा अर्थी निकलती है। अब मैं क्या करूं गौरी, अब मैं क्या करूं? उस दिन के बाद से ममता योगिता के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगती है और किसी न किसी तरह उसका बच्चा गिराने की कोशिश करती है। अरे अगर इसे पता चल गया कि हम इसे केवल नौकरानी की हैसियत से इस घर में लेकर आए थे, तो ये हमारे घर से भागकर अपने पिता के घर चली जाएगी। इसलिए इसको बिना पता चले मुझे इसका बच्चा गिराना ही होगा। ममता कभी दूध के गिलास में दवाई मिलाकर देने की कोशिश करती तो कभी उसे गर्म चीजें देती, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी योगिता के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद ममता को गुस्सा आता है और वो योगिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। वो उसे बात बात पर मारने लगती है और उसे खाना देना बंद कर देती है। ये ले, खा ले, यही है आज घर के अंदर। ममता योगिता को 2 सूखी रोटी लाकर देती है। यहाँ तक कि ममता उसकी गौरी का भी चारा बंद करवा देती है, जिसके चलते गौरी और योगिता दोनों ही रोती है। जब ममता योगिता को 2 सूखी रोटी देती तो उनमें से एक रोटी अपनी गौरी को खिला देती और खुद खा लेती। देखते ही देखते गौरी का पेट बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो घर के काम नहीं कर पाती। अरे योगिता, कहाँ मर गई तू? क्या तुझे घर के काम दिखाई नहीं दे रहे? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब तो तुझसे काम नहीं हो पा रहा? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर ममता छड़ी उठाती है और योगिता को मारना शुरू कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ योगिता को पीटते हुए गौरी से सहन नहीं होता, जिसके बाद वो तुरंत ममता के पास आती है और उसे अपने सींग मार देती है। ममता के चिल्लाने पर रॉकी भी वहां आ जाता है, जिसके बाद वो योगिता के बाल पकड़ लेता है। ये देखकर गौरी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रॉकी को भी अपने सींग से मारना शुरू कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। हाँ योगिता, हमें हमारी गलती की सजा मिल गई है, अपनी गाय से कहो कि हमें छोड़ दे। योगिता के कहने पर गौरी रुक जाती है, लेकिन उस दिन के बाद योगिता अपनी गौरी के साथ वापस अपने पिता के घर चली जाती है और अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनने के बाद दामोदर रॉकी और ममता के ऊपर पुलिस केस कर देता है और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा देता है और अपनी बेटी योगिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। क्या है ये बकवास सी चाय, ले जा इसे मेरे सामने से, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। संजना डंडा लेकर सावित्री को मारने लगती है, तभी 5 छोटी छोटी लड़कियां उसे बचाने आ जाती हैं। बचाओ कोई, ये आप क्या कर रही हैं? आज तू बिल्कुल नहीं बचेगी। अरे मेरी मम्मी को आप मत मारिए ना। अरे बचाओ कोई मम्मी को। लो आ गई फिर से कल्लो पांचों छोरियां अपनी माँ को बचाने। तुम्हें भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं अपना सह सकती हूँ, अपनी बच्चियों का नहीं। आखिर ये औरत उस बेचारी औरत को क्यों मार रही थी और उन 5 लड़कियों को इतना क्यों डांट रही थी? क्या उस औरत का उन सभी से कोई गहरा रिश्ता है या वो औरत उसकी नौकरानी है जो उसके घर काम करती है? आखिर बात क्या है, जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। सावित्री की शादी रत्न से हुई थी। दहेज के कारण संजना सावित्री को अपनी बहू बना लेती है। वो रंग से काली थी पर गुणों से बहुत सर्वगुण संपन्न थी। माँ जी, मुझे आपके कपड़े दे दीजिए, मैं कपड़े धो रही हूँ। अरे तो क्या तेरे हाथ में लाकर दूं कपड़े? मेरे कमरे से जाकर ले ले। और हाँ, सफेद कपड़ों को अच्छे से धोइयो, कहीं तेरा कालापन मेरे सफेद कपड़ों को खराब न कर दे। माँ जी, आज 2 हफ्ते हो गए, लेकिन आपने मुझे कालेपन का ताना देना नहीं छोड़ा। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो आपने अपने बेटे से मेरी शादी क्यों कराई? क्या करूं? गोरे पैसे देखकर तुझ जैसी काली को अपने घर में ले आई, पर जब भी तेरी मनहूस शक्ल देखती हूँ तो मुझे कहे बिना रहा नहीं जाता। वक्त गुजरता है, संजना के ताने और सावित्री के जख्म कभी कम नहीं होते। 7 साल बाद सावित्री की 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी निष्ठा, फिर प्रीति, नैना, काव्या और सबसे छोटी काजल। 5 स्कूल से आकर अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। मम्मी मम्मी, हम आ गए। मम्मी देखो, मुझे डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। और माँ, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। और मम्मी, मैं दौड़ में सेकंड आई। अरे वाह, मेरी सारी बेटियां तो बहुत अच्छी हैं। एक फर्स्ट आई है, एक सेकंड आई है। और काजल बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें कोई पोजीशन नहीं मिली? तुम्हारा तो ड्राइंग कंपटीशन था ना? माँ, सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। जब मैं ड्राइंग बनाना शुरू कर रही थी तो एक लड़की बोली कि तू काली कलूटी से क्या अच्छा बनाएगी, जिसकी जिंदगी अंधेरे में हो तुझे ये सारे रंग रखना शोभा नहीं देता। और उन्होंने मेरे कलर बॉक्स को तोड़ दिया। मैं ड्राइंग नहीं बना पाई माँ, नहीं बना पाई ड्राइंग। बस 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 मेरा बेटा, चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। बोलने वालों का तो काम ही है लोगों को कंपटीशन में बोलकर उनकी मंजिल से भटकाना। अगर मेरी 5 बेटियों को कोई भी ऐसा कहेगा तो तुम नजरअंदाज करना। तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो और एक दिन बड़ी होकर अपने मम्मी पापा और दादी का नाम रोशन करो। माँ चिंता मत करो, हम आप सबका नाम जरूर जरूर रोशन करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे। करेगी ना मेरी काजल बिटिया? हाँ माँ। तभी संजना उसकी बातें सुन लेती है और कड़वी आवाज में कहती है, तू खुद तो काली है और अपनी काली बेटियों को भी अच्छे से ज्ञान नहीं दे सकती। इन्हें इतना भी बोल दे, जो तेरी काजल बिटिया के साथ हुआ है वो तेरी 4 बेटियों के साथ होगा, अब भी और आगे भी। अपनी माँ पर कही है काली कलूटी सी। एक तो 5 लड़कियां, ऊपर से कल्लो माई पैदा हुई है। माँ जी बस कीजिए, अगर आप मेरी बेटियों का हौसला नहीं बढ़ा सकती तो घटाइए भी मत। लगता है तेरी जुबान ज्यादा खुल गई है। 5 बेटियां पैदा की हैं तूने,
5 पोते पैदा करके नहीं दिए हैं तूने मुझे। अरे जितना तू इन पर अभी पैसा बर्बाद करेगी इतने में इनकी शादी हो जाएगी। इन्हें पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तेरी दहेज से शादी हुई थी वैसे ही इन 5 को भी लाखों रुपए के दहेज में निपटाना होगा। दादी आप ऐसा मत बोलिए। आप देखना हम 5 बहनें बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे और काबिल बनकर दिखाएंगे। आपको तो हमें दहेज देने की जरूरत भी नहीं होगी। माँ ये दहेज क्या होता है? बेटा कुछ नहीं होता, तुम बहुत छोटी हो अभी। सिखाने वाली चीज तुझसे सिखाई नहीं जाती। कलूटन मैं बताती हूँ, जब तुम 5 बड़ी हो जाओगी तुम्हारी काली सूरत देखकर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर हमें बहुत सारे पैसे दूल्हे को लालच देकर तुम्हारी शादी करानी होगी। बस माँ जी बस, मेरी मासूम बच्चों का कितना दिमाग भरेंगी आप। कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो मुंह बंद रखिए। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझसे इस लहजे में बात करी? छोड़ूंगी नहीं तुझे। तू जानती नहीं है मैं सास कैसी हूँ। ये कहकर संजना अपनी बहू को बहुत मारती है। 5 बेटियों से बचाने भी आती है तो एक एक को खींचकर कमरे में बंद कर देती है और कहती है, खबरदार जब 5 कलोटियों के मुंह से एक भी आवाज आई तो, और तू जाकर काम कर। तेरी बेटियों का तो मैं स्कूल ही छुड़वा दूंगी। माँ जी एक बात याद रखना, भविष्य सिर्फ गोरे लोगों का नहीं काले लोगों का भी होता है। और मेरी बेटियां किस्मत लेकर पैदा हुई हैं। आपकी आंखों में एक दिन आंसू आएगा और आप मेरी 5 काली बेटियों पर ही गर्व करेंगी। देखना वक्त का पहिया कैसे घूमता है। अरे जा जा, ज्यादा थूतरा मत चला, घर के काम कर। ये कहकर सावित्री घर के काम में लग जाती है। 5 लड़कियों का पिता रतन घर की स्थिति से वाकिफ नहीं था। वो शहर से बाहर नौकरी कर रहा था। उसे अपनी 5 बेटियां अच्छी लगती थीं, पर अपनी माँ के भड़काऊ में वो भी बौखला जाता था। वहीं एक दिन 5 लड़कियां बाहर धूप में खेल रही थीं, तो उन्हें ऐसे देखकर संजना फिर कहती है, अरे ओ काली कलूटी छोरियों, तुम्हारे ऊपर फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। एक तो काली हो, ऊपर से धूप में खेलकर और काली होना चाहती हो क्या? अरे मेरे पास इतना दहेज नहीं रखा जो तुम्हारी शादी कर पाऊं। कोयला बनकर ही मानोगी क्या? दादी आप हमेशा टिटराती क्यों रहती हो? गला दर्द नहीं होता क्या? वही तो, आपके चिल्लाने से गोरे थोड़ी हो जाएंगे। खामखा पेट पर ही जोर डालती हो। अरे दादी संभल कर, कहीं आपको 2 नंबर यही ना आ जाए। कमबख्त कहीं की, मरो तंदूरी बनो मुझे क्या। माँ की तरह तुम भी बेहया हो गई हो। ऐसा कहकर संजना गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी सावित्री चाय लेकर आती है, जिसे पीकर वो सावित्री बहू पर फूट पड़ती है। क्या है ये बकवास सी चाय मेरे पास लेकर आ गई? कुछ नहीं है, मैंने सही चाय बनाई है। चाय ठीक होने के बावजूद भी वो 5 पोतियों का गुस्सा डंडा मारकर सावित्री पर उतारती है। तभी उसकी 5 बच्चियां उसे बचाने के लिए उससे लिपट जाती हैं। अरे दादी रुको रुको, क्यों मार रही हो मम्मी को? छोड़िए दादी, मम्मी को मत मारिए। तुम 5 कलोटियों की सजा भुगत रही है ये। रुकिए माँ जी रुकिए, बस माँ जी बहुत हुआ। अब मैं ये जुर्म और नहीं सहूंगी, ना अपने साथ ना ही अपनी बेटियों के साथ। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ यहाँ से। जा चली जा, मेरे बेटे का बोझ तो कम हो जाएगा थोड़ा। सावित्री निडरता के साथ अपनी 5 बेटियों को अकेले पालती है। उन्हें पढ़ाती लिखाती है, जिसके लिए उसे घर घर जाकर झाड़ू पोछा करना होता है। 18 साल बीत जाते हैं। सावित्री और उसकी 5 काली बेटियों की लगन से आज उन्होंने अपने भविष्य को बेहतरीन कर लिया था। बड़ी बेटी निष्ठा डॉक्टर बन गई थी, दूसरी प्रीति पुलिस अफसर बन गई थी, तीसरी नैना प्राइवेट कंपनी की CEO थी, चौथी काव्या बहुत संस्कारी और संगीत में निपुण थी। उसे हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था और सबसे छोटी एक बेहतरीन कलाकार बन चुकी थी। उसकी पेंटिंग लाखों रुपए में खरीदी जाती थी। काजल की पेंटिंग एग्जीबिशन लाइव टीवी पर आ रही थी, जहां वो कहती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आ रही है। एक वक्त था जब लोग मुझे ताना मारा करते थे कि मैं काली होकर 7 रंगों का क्या करूंगी, लेकिन उन 7 रंगों से ही मैंने ये पेंटिंग बनाई और अपनी जिंदगी को भी निखारा। और इन सब का श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी 5 काली बेटियों को अकेले पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। मेरी तरह मेरी 4 बहनें भी काली ही हैं, लेकिन वो सब भी अपने करियर में श्रेष्ठ हैं। और मैं अपनी दादी को भी इसके लिए शुक्रगुजार कहना चाहती हूँ।
उनकी बचपन की बात मेरे दिल में बैठ गई थी, इसीलिए आज मैं बेहतरीन पेंटिंग आर्टिस्ट बन पाई। दादी, आई लव यू। सब कुछ गोरी सूरत नहीं होती, किस्मत और कला काले लोगों में भी खोजी जा सकती है। थैंक यू, मेरी बेटी ने कर दिखाया। संजना अपनी पोती का सीधा प्रसारण देखकर भावुक हो जाती है और उसके पास पहुंच जाती है जहां उसकी बहू और 5 पोतियां होती हैं। आज तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी मिल रही है। मैं कितनी गलत थी जो मैंने तुझ पर उंगली उठाई। बहू, आखिर तूने बच्चों को काबिल बना ही दिया। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने आपको माफ कर दिया माँ जी। पता है आपको, आज मेरी 5 बेटियां बहुत सफल हैं। इनके लिए गोरे से गोरा लड़का शादी करने के लिए तैयार है। मुझे एहसास हो गया है बहू। इसी के साथ संजना अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, साथ ही अपनी पोतियों की अच्छे लड़कों से बिना दहेज की शादी कर देती है। सास बहू का मायावी पेड़। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे। तभी गांव से 2 औरत अपने घर से आधी रात के समय निकलकर गांव के जंगल की तरफ जाती हैं। अरे बहू, क्या कर रही है? अरे जल्दी जल्दी चल, कोई हमें देख ना ले, कहीं हमारी सारी पोल पट्टी इन गांव वालों के सामने खुल ना जाए। अरे तू नहीं जानती, अगर ये बात गांव में से किसी को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा। अरे माँ जी, गांव वालों को तो आपकी आवाज से ही पता चल जाएगा। आप चीख क्यों रही हो? अरे आप तो खुद गांव वालों को इस बात का न्योता दे रही हो। अच्छा चल, ज्यादा मत बोल और जल्दी जल्दी चल, नहीं तो देरी हो जाएगी हमें। वो दोनों गांव के जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन वो पेड़ होने के बाद भी उसकी पत्तियां काली नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही मोना बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, अब हमारा मायावी पेड़ बिल्कुल तैयार है। हमें अब इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ बहू, मैंने कब से इसका इंतजार किया है। जा जल्दी से वो मंत्र पढ़ और इस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के ले आ। मोना तुरंत पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए अपने मन में मंत्र का जाप करती है और उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद उसकी सास उन पत्तियों को अपने हाथों पर मसलकर सीधा अपने मुंह में निकल जाती हैं, जिसके बाद वो अचानक से जवान हो जाती हैं। ये तो सच में मायावी पेड़ है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अब ये सब हुआ तो हुआ कैसे। अरे बहू, ये तो हमारी मेहनत का फल है जो हमें मिला है, और बाबा की हमारे ऊपर कृपा, जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। चल अब एक टोकरी में इस मायावी पेड़ की पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर ले। कल हम दोनों बहुत माला माल होने वाले हैं। मोना अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद वे उस मायावी पेड़ से पत्तियां तोड़ना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू वहां से पत्तियां लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें वहां का एक आदमी देख लेता है, जिसका नाम बबलू होता है। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या कर रही हैं? ये सास बहू यहाँ आधी रात के समय? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये पेड़ इतना अजीब क्यों दिख रहा है? आखिर इस पेड़ का क्या राज हो सकता है? अरे मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर बबलू वहां से एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना और ममता घर पहुंचकर अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगती हैं। बस अब तो मुझे कल के होने का इंतजार है। कल हम दोनों सास बहू अमीर होने की पहली सीढ़ियां चढ़ेंगे। अरे माँ जी, अब सो भी जाओ, कल की बात कल के लिए छोड़ देते हैं। मोना की बात मानकर ममता आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबलू तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक बबलू से कहता है, देखो, जिस मायावी पेड़ के बारे में तुम मुझसे पूछने आए हो वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसकी पत्तियां काली हैं और उसकी पत्तियों को जो भी खाएगा वो पहले की तरह जवान और अमर हो जाएगा। क्या क्या ये पेड़ किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? हाँ, अगर कोई बिना मंत्र जाने इस पेड़ के पास जाएगा तो इस मायावी पेड़ से एक भयानक चुड़ैल निकलेगी और वो उसे मार देगी। ये सुनते ही बबलू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे शुक्र है मैं उस पेड़ के पास न जाकर सीधा तांत्रिक बाबा के पास आ गया। लेकिन वो दोनों सास बहू आखिर इस मायावी पेड़ से करना क्या चाहती हैं? तभी अचानक से तांत्रिक बाबा बबलू से कहते हैं, तुम उस चुड़ैल से डर रहे हो क्या?
नहीं नहीं, भला भला क्यों? उस चुड़ैल से मैं क्यों डरूंगा? भला उसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उससे डरूंगा? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि आखिर वो दोनों सास बहू मायावी पेड़ की इतनी सारी पत्तियों से आखिर क्या करेंगी। ये बात तो अब तुम्हें वो दोनों सास बहू ही बता सकती हैं। तांत्रिक की ये बात सुनकर बबलू वहां से चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वे दोनों सास बहू गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें मायावी पेड़ की पत्तियों के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी उन पत्तियों पर आकर्षित हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अरे इस बात का क्या भरोसा है कि अगर हम इन पत्तियों को खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे? मुझे तो ये दोनों सास बहू पागल लगती हैं। इनकी बातों पर भला भरोसा कैसे करें? अरे अगर ये सच में मायावी पेड़ की पत्तियां हैं तो हमें इनका जादू दिखाओ, तभी तो हम इन्हें खरीदेंगे। उर्मिला तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तभी वहां पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत आती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं एक पत्ती खाऊंगी, उसके बाद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये पत्तियां मायावी पेड़ की हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो मैं ही तुम्हें खिलाती हूँ इस मायावी पेड़ की पत्तियों को। इतना कहने के बाद ममता कुछ पत्तियों को अपने हाथों में मसलकर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल जवान और सुंदर बन जाती है। उस बूढ़ी औरत की जवानी वापस आ जाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद गांव का हर एक आदमी उन पत्तियों को खरीदने के लिए पागल हो जाता है। जिसके बाद मोना और ममता दोनों उन पत्तियों को हीरो की कीमत पर बेचना शुरू कर देती हैं। अरे आओ 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 और अमर होने की पत्तियां लेकर जाओ, अब तो इस गांव का हर एक आदमी जवान के साथ अमर हो जाएगा। रात होते होते ममता और मोना सभी पत्तियां बेच देती हैं, जिसके बदले उन्हें करोड़ों का फायदा होता है। इतना पैसा एक ही दिन में कमाकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद आधी रात होते ही वो दोनों फिर से मायावी पेड़ के पास जाती हैं। जैसे ही मोना अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वहां बबलू पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसे ये करने से रोकता है। अरे रुक जाओ, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से गांव के सभी लोग मुसीबत में हैं। तुम्हारी उस मायावी पेड़ की पत्तियों ने उन्हें खोखला कर दिया है। बबलू गांव के सभी लोगों की हालत उन दोनों सास बहू को बताता है, जिसे सुनने के बाद उन दोनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों पछतावा करने लगती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमने अपने फायदे के साथ नुकसान पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी उस पेड़ के अंदर से चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और उन दोनों सास बहू से कहती है, अब तुम दोनों को इस गलती की सजा भी मिलेगी। क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? चुड़ैल के इतना कहते ही वो दोनों सास बहू बहुत बुरी तरह घबरा जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों को खा जाती है। चुड़ैल बबलू को भी खाने ही वाली थी, लेकिन तभी बबलू अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद चुड़ैल वापस पेड़ में चली जाती है। पर मायावी वो पेड़ दोबारा एक साधारण पेड़ में बदल जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। चुड़ैल का घमंडी आम का पेड़। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। इतनी रात के समय एक जंगल के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक आम के बहुत बड़े पेड़ पर बैठी थी और अपने पैर हिला रही होती है। उस आम के पेड़ पर बहुत बड़े बड़े रसीले रसीले आम होते हैं, जिसके मुंह बने होते हैं। चुड़ैल आमों से कहती है, अरे मेरे आमो, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, लगता है बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे आमो, जरा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और किसी को भी एक भी आम तोड़ने मत देना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे आम को कोई छू भी नहीं सकता। अगर कोई छुएगा तो उसका हम बहुत बुरा हाल कर देंगे। ये सुनने के बाद चुड़ैल जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही जंगल की तरफ गांव से जंगल में दो आदमी आ रहे होते हैं। अरे यही सही वक्त है कल के लिए लकड़ियां काट लेने का। अरे जैसे ही सुबह होगी गांव के सभी लोग जंगल में आ जाएंगे, जिसके बाद हमें सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाएंगी। अरे भाई तुम बिल्कुल सही कहते हो, अगर अभी लकड़ियां काट कर रख लेंगे तो कल के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्रमोद और हरिया दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं।
लकड़ी काटते काटते वो घमंडी आम के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन दोनों की नजर आम के पेड़ पर पड़ती है वो उसे देखते रह जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये तो नहले पर दहला। देखो देखो तो यहाँ कितना बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सही कह रहे हो। चलो लकड़ियों के साथ साथ आम भी तोड़ कर ले जाते हैं। जैसे ही हरिया और प्रमोद पेड़ पर से आम तोड़ रहे होते हैं उन आमों के मुंह निकल आते हैं, जिसके बाद वो आम कहते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हरिया और प्रमोद ये देखकर बहुत अचंभित रह जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो आज शराब भी नहीं पी, पर मुझे ये आम बोलते नजर कैसे आ रहे हैं? क्या आम भी बातें करते हैं? अरे प्रमोद भाई, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आम सच में बोल रहे हैं। अरे वाह, ये तो अनोखे आम है, इन्हें तो हमें तोड़ना ही चाहिए। अरे तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं देती? अगर तुमने हमें तोड़ दिया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तुम जानते नहीं हो कि हमारे इस आम के पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज के जमाने में भला चुड़ैल है? चुड़ैलें भी होती है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। प्रमोद हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, जब तू मेरे पेट में जाएगा तो अंजाम एक ही होगा। मुझे तुझे खाने में बहुत मजा आएगा। चलो इन्हें तोड़कर रख लेते हैं, क्या पता इनकी भयानक चुड़ैल यहाँ लौट आए और हमें खा जाए। ऐसा कहकर वो दोनों घमंडी आमों का मजाक उड़ाने लगते हैं। हरिया और प्रमोद दोनों घमंडी आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर रख लेते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपना शिकार करके जैसे ही वापस अपने घमंडी आम के पेड़ पर पहुंचती है तो उसे उसके कुछ घमंडी आम पेड़ पर से गायब दिखाई देते हैं। जिसके बाद उसके बाकी के बचे हुए घमंडी आम उसे प्रमोद और हरिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से 2 लोग आए और हमारे कुछ साथियों को तोड़ कर ले गए। अब तुम क्या करोगी? अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत। अभी मैं इनकी खैर खबर लेती हूँ। मैं इनका वो हाल करूंगी जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो सभी घमंडी आम चलते चलते वापस से चुड़ैल के पास आ जाते हैं। तुमने हमें तो यहाँ बुला लिया, लेकिन उन दोनों का क्या? तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी? उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमें तोड़ा है, इसका भुगतान तो उन्हें करना ही होगा। अरे मेरे घमंडी आम, तुम चिंता क्यों करते हो? जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल प्रमोद और हरिया के घर पहुंच जाती है। जिसके बाद चुड़ैल सबसे पहले हरिया को जान से मारती है और उसके बाद प्रमोद को भी मार देती है। जब वो वापस अपने घमंडी आम के पेड़ पर आकर बैठती है तो सभी घमंडी आम खुशी से उसे देखने लगते हैं। अरे वाह चुड़ैल, ये हुई ना चुड़ैलों वाली बात। बस इसी तरह हमारी रक्षा करती रहो। ऐसे ही जब भी कोई उन घमंडी आमों को तोड़ता तो वो घमंडी आम वापस से चलकर उसी पेड़ पर लग जाते हैं और चुड़ैल तोड़ने वालों को जान से मार देती है। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है और सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, हमारे गांव के जंगल में एक घमंडी आम का पेड़ है और उसके ऊपर एक बहुत भयानक चुड़ैल भी है और उस चुड़ैल ने हमारे गांव के कई लोगों को मार दिया है। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ रही है। उसने मेरे पति प्रमोद को भी मार दिया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें उस चुड़ैल और घमंडी आम के पेड़ का कुछ तो करना ही होगा। अरे लेकिन इसमें हमारी मदद कौन करेगा? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी भूपेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। शाम होते ही भूपेश तांत्रिक बाबा को ले आता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ जंगल में चुड़ैल के घमंडी आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। आम के पेड़ को देखकर तांत्रिक अपने मन में मंत्र का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट फट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलकर बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों रे तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है? क्या चाहता है तू मुझसे? देख चुड़ैल, तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया।
तू अपने इस घमंडी आम के पेड़ के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे यहाँ से भगाने वाला तू होता कौन है? तुझे तो मैं अपनी एक उंगली से यहाँ से उठाकर फेंक दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक तांत्रिक बाबा को ललकारे। लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। चुड़ैल, तू मुझे बहुत हल्के में ले रही है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। तभी तांत्रिक एक डंडे से चुड़ैल को मारना शुरू कर देता है। इतनी मार खाने के बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, अरे तांत्रिक, बस कर, रुक जा, मुझे बहुत जोरों से लग रही है। अरे रुक जा, मैं अब इन काम वालों को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं इन घमंडी आम का कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे काबू में नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। रुको, मैं बताता हूँ इनका क्या करना है। तभी तांत्रिक बाबा अपनी लुटिया में से पवित्र गंगा जल निकालकर पेड़ के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद घमंडी आम का पेड़ जलने लगता है। उसके जलते ही चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को उसके घमंडी आम के पेड़ के साथ साथ मुक्ति मिल जाती है।